देखिए हमने लास्ट टाइम जो कल का लेक्चर था उसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली थी, और हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला हमें देखने को मिला था दैट वाज आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमें फॉर्मूला देखने को लास्ट टाइम मिला था कल के दिन जो हमने ड्राइव किया था। ठीक है, उसके बाद आज हमें थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने की कोशिश करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए साइन से है यहाँ पे एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये स्पोर्ट्स में भी यूज की जाती है। स्पोर्ट्स में जब आपके कोच होते हैं वो फिजिकली मेंटली सारी चीजों को देखना होता है उनको, तो यहाँ पे देखो साइंस किस तरह से हेल्प करती है हमें। मैंने अभी तुम लोगों को बताया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो देखो मैं साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा लिखूंगा, ये किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर होगा, है ना। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर। क्या इस साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा को ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखना ध्यान से। साइन 2 को कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर, यही चीज को मैंने रेंज की है, सेम ही है ना, ऊपर वाली और नीचे वाली चीज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा। क्या इसमें कुछ चेंज किया मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस कॉमन ले लिया मैंने 2 को वहां पे। तो मुझे ये पता चला साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आता है, साइन 2 थीटा के बराबर ही आता है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला है जो कि क्या है, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ये इसके बराबर भी होता है, यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। अब देखिए यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी चीज को आपने दी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। एक्चुअली जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इट इज बेंडिंग अपॉन साइन 2 थीटा, यानी कि अल्टीमेटली डिपेंड किसके ऊपर करिए, एंगल के ऊपर। अब एंगल का खेल समझो यहाँ पे क्या है वो देखो। अभी देखो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने लगा हूँ आपके लिए। देखो ये आपकी है वाई एक्सिस, इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ, ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई फुटबॉल है, आपने एक फुटबॉल को किक किया ऐसे करके, वो फुटबॉल ऐसे थोड़ी सी हाइट पे जाएगा और आके गिरेगा यहाँ पे। उसने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर किया। इशिका वेरी गुड मॉर्निंग। उसने एक क्या किया, हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। कोई बात नहीं सर, क्लास लेट ज्वाइन हुई है, प्लीज रिपीट कर दो। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग भी होती है और रिकॉर्डिंग भी देख लेना। चलिए मैं वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आप ओके। अब मैंने कोई फुटबॉल को जहाँ जेवलिन को थ्रो किया यहाँ से, और वो यहाँ से आती हुई कहाँ गिरी, आके इस पॉइंट के ऊपर गिरी। ठीक है, तो जैसे वो यहाँ पे गिरी उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज तो बोलते हैं। अब जो चीज को हमने फेंका था ऐसे करके इस तरफ, इस एंगल के साथ, तो यहाँ पे इसने एंगल कितनी बनाई थी, फॉर एग्जाम्पल उस यहाँ पे जो एंगल बनी थी वो कितनी बनी थी, 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, क्या इसके अलावा कोई और एंगल है जिस एंगल से कोई चीज को मैं ऊपर की तरफ थ्रो करूं वो वापस इसी पॉइंट के ऊपर आके गिरे। आप बोलोगे सर है, मैं एक और एंगल के साथ कोई चीज को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकता हूं। जब मैं उसको प्रोजेक्ट करूंगा, देखना ध्यान से, वो ऑब्जेक्ट इस तरह से जाएगा, मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ। वो ऑब्जेक्ट इस तरह से जाएगा और ऐसे करके मैक्सिमम हाइट गेन करेगा और आके गिरेगा यहाँ पे। थोड़ी देर बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा, बस सुनते रहो मुझे। और यहाँ पे जो एंगल बनी होगी ना, वो एंगल होगी 60 डिग्री। सर आपको कैसे पता चले 60 डिग्री है, क्योंकि मैंने अभी तुम लोगों को बताया, देखो यू स्क्वायर जी, ये और ये वैल्यू तो सेम है, वैल्यू दोनों की सेम है, तो डिफरेंस कहां पे है, फिर एंगल पे डिफरेंस है। कौन सी कितनी एंगल पे डिफरेंस है,
90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ पे थीटा, दोनों क्या है, सेम है। देखो ध्यान से, ये इधर भी 2 लगा है, इधर भी साइन लगा है, इधर भी साइन लगा है, इधर भी 2 लगा है, इधर भी 2 लगा है। तो चेंज कहाँ पे है? तो यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया, ऊपर वाली लाइन से हमने कंक्लूड किया थीटा जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। तभी हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मतलब क्या, अगर पहले आपने 30 डिग्री एंगल पे कोई चीज को प्रोजेक्ट किया और वो यहाँ पे आके गिरती है, तो रेंज सेम रखने के लिए आप 90 डिग्री माइनस 30 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री एंगल के ऊपर भी कोई चीज को प्रोजेक्ट करते हो वो वापस यहाँ पे आके गिरेगी। आपने कभी फुटबॉल खेला होगा, जो स्टूडेंट फुटबॉल वगैरह खेलते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा, कभी कभी हम फुटबॉल को किक करते हैं, वो कम हाइट पे जाके यहाँ पे आके गिरेगा, और कभी कभी हम फुटबॉल को किक करते हैं, जब ज्यादा एंगल्स के साथ उसको किक करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, हाइट तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन वापिस जब गिरेगा आके गिरेगा यहीं पे। मतलब कि रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो सेम रह रही है, लेकिन हाइट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ पे हाइट ज्यादा है। जब कम एंगल के साथ फेंका तो हाइट कम गई, जब ज्यादा एंगल के साथ फेंका तो हाइट ज्यादा गई। हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रही। कब हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहती है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल आप 15 डिग्री एंगल के ऊपर कोई फुटबॉल को किक करते और उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होता 50, मैं पूछता हूँ इसके अलावा 15 डिग्री एंगल के अलावा कोई और एंगल बताओ कि हम फुटबॉल को सेम वेलोसिटी के साथ फेंकें तो वापस वो कितने डिस्टेंस कवर करे, 50 मीटर का। बताओ कौन सी एंगल होगी? आप करोगे सर 90 डिग्री माइनस 15 करेंगे हम, तो जब ऐसा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 75। तो मतलब कि 15 डिग्री और 75 डिग्री, इन दो एंगल्स के साथ कोई चीज को प्रोजेक्ट करते हो या फुटबॉल को किक करते हो, जो जेवलिन को थ्रो करते हो, तो आपकी बॉडी जो है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तभी देखा होगा, आप क्या करोगे, एक जेवलिन लिया आपने, उसको आपने थ्रो किया ऊपर की तरफ 80 डिग्री एंगल के ऊपर, तो वो बहुत हाइट पे जाएगा, गिरेगा आके यहीं पे, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हुई। तो जेवलिन थ्रो को क्या गाइड किया जाएगा, भाई आप कम से कम एंगल को रखो, कम एंगल रखो। कम एंगल के ऊपर भी तो आपका जो जेवलिन होगा वो इसी जगह पे गिरेगा आके, कितनी 80 डिग्री के ऊपर भी जहां पे गिरा था। तो अगर आप कौन सी एंगल पे फेंकोगे, 90 माइनस 80, यानी कि 10 डिग्री एंगल के ऊपर भी आप जेवलिन को थ्रो किया होता तब भी वो आके यहीं पे गिरता। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? ये एंगल का कॉन्सेप्ट, बस एक ही ऐसी लौती एंगल है। दो एंगल्स देख लो, एक तो क्या है आपकी 45 डिग्री एंगल, कौन सी, 45 डिग्री एंगल, ये एक ऐसी एंगल है, इसके अलावा और कोई एंगल नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 45 डिग्री के साथ कोई चीज को प्रोजेक्ट करते हो, क्या कोई इसके अलावा और कोई एंगल है कि सेम वेलोसिटी रखें और हॉरिजॉन्टल हमें रेंज सेम मिल जाए? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास पता है 90 माइनस थीटा यूज करेंगे, तो 45 डिग्री माइनस 90 माइनस 45 डिग्री करेंगे, वापस क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री के अलावा कोई चीज को आपने प्रोजेक्ट किया कितने एंगल के ऊपर, 45 डिग्री एंगल के ऊपर, उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए 30 मीटर का, आपने वेलोसिटी कितनी रखी, 10 की। तो कोई आपको पूछे बताओ 10 की वेलोसिटी से कोई चीज को हमने फेंका, क्या इसके 45 डिग्री एंगल के अलावा कोई और एंगल है कि वो वापस 30 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करे? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 45 डिग्री एक ही एंगल है, इसके अलावा और दो वैल्यू सेम नहीं आ सकती। 30 के साथ फेंकोगे तो 60 आएगा, 15 के साथ फेंकोगे 75 आएगा, 20 के साथ फेंकोगे तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, 70 डिग्री आएगा। इस तरह से चलता है। तो मतलब कि एक चीज मैंने आपको बता दी है, वो क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे दोनों केस में रेंज क्या रहती है, सेम। अगर थीटा के ऊपर जो रेंज मिली होगी वही आपको 90 माइनस थीटा के ऊपर रेंज मिलेगी। दोनों के केस में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। ये था आपका प्रोजेक्टर का केस, सारा का सारा मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम कुछ और टॉपिक्स की, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने केसेस किए, उस केस में क्या कर रहे थे, कोई भी चीज क्या कर रही थी, लीनियर मोशन कर रही थी, एक लाइन के ऊपर मोशन कर रही थी, या 2 डायमेंशन में मोशन कर रही थी, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 2 डायमेंशन में मोशन में हमें दो ही चीजें पड़ी, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक वर्टिकल प्रोजेक्शन, सॉरी एंगुलर प्रोजेक्शन।
अब यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, जो कोई बॉडी है, जब वो सर्कल के ऊपर मूव करे, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे, वो कौन सा मोशन होगा? आपका सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है। अब कोई चीज सर्कल के ऊपर मूव कर रही है ऐसे करके, मान लीजिए पहली पोजीशन उसकी ये थी, यहाँ पे था, बाद में यहां से चलता चलता कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। मतलब कि कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बन रही है। क्या एंगल बन रही है? थीटा। कितनी एंगल बनी? थीटा। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ी। यहाँ पे भी हमें सेम चीजें पढ़नी है, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या? यहाँ पे हम सारा काम कहाँ पे? सर्कुलर मोशन के केस में किसके साथ काम करते हैं? एंगल के साथ। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ेंगे, पर कैसी डिस्प्लेसमेंट? हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी यहां से चली और यहां तक गई, तो कौन से डिस्प्लेसमेंट की? कितनी डिस्प्लेसमेंट की उसने? थीटा डिस्प्लेसमेंट की। कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? थीटा। मान लीजिए वो उसने 30 एंगल की ट्रेस कर दिया, यहां से लेके यहां तक गई, तो कितनी एंगल ट्रेस की? मान लीजिए आपकी 120। यहां से चली और यहां तक आ गई, तो कितनी एंगल ट्रेस की? 180 डिग्री। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो बात करेंगे, कौन सी डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट होगी आपकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही आपकी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही आपकी क्या होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ। कोई भी बॉडी है जब वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इज डिफाइंड एज एंगल ट्रेस्ड बाय द बॉडी बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एट ए गिवन टाइम। नहीं समझ आई? अभी समझाता हूँ। देखिए क्या कहा इसने, इसको रेज कर देते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए, जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो। ये आपका सर्कल है, सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर कोई चीज घूमेगी। ठीक है। तो मान लीजिए ये सर्कल का क्या सेंटर है, मान लीजिए क्या ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे ये देखिए ये इसका रेडियस है, यानी कि मैं इसको क्या बोलूंगा? रेडियस वेक्टर। पहले बॉडी कहाँ पे थी? इस पॉइंट पे थी। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, इसका ओ मान लो। बाद में बॉडी कहाँ पहुंच गई? चलती 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 कहाँ पे पहुंच गई? यहाँ पे पहुंच गई। किस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर। इसका नाम दे दो ए। बाद में कहाँ पहुंच गई? बी के ऊपर। कितनी एंगल ट्रेस की इसने? थीटा एंगल ट्रेस की। तो यही तो कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? द एंगल ट्रेस इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी के द्वारा जो एंगल ट्रेस की गई, कहाँ पे? सेंटर में। किसके द्वारा? रेडियस वेक्टर के द्वारा। कहाँ पे ट्रेस की गई? सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको डिनोट किसके साथ करते हैं? थीटा के साथ लिखते हैं। क्या फार्मूला होता है इसका? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क है, ए से लेके बी तक, ये जो चीज है ना जिसको मैंने रेड मार्क किया, ये क्या आपकी आर्क। इसको डिवाइड कर दो किसके साथ? रेडियस के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगी? थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। ये चीज आपने उसमें भी पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी। तो थीटा को अगर ऐसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए बी, ऊपर ऐसे आर्क बना दो ऐसे करके। अपन क्या है? रेडियस। तो रेडियस इस सर्कल का मान लो कितना? आर है। तो डायग्राम भी अपने कॉपी के ऊपर आपने बनानी है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, जो एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो यूज करना पड़ता है हमें राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ये मैंने एक दिन भी समझाया था आपको, आगे जाके वापस मैं इसके बारे में समझाऊंगा, फिलहाल के लिए इसको थोड़ा होल्ड पे रखो। तो मैंने इसको एक दिन भी समझाया था राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में। ओके। नेक्स्ट क्या है? जब मैंने आपको कौन सा वेक्टर पढ़ाया था? पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर्स और पोलर वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने। पेन की वाली एग्जांपल, पेन को ओपन करोगे तो उसकी मूवमेंट, पेन को क्लोज करोगे तो उसकी मूवमेंट, उसके हिसाब से। जिनको नहीं पढ़ा, जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये सारे हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूनिट क्या होता है? 11th में पढ़ा हुआ आपने। क्या होता है इसका? रेडियन होता है, स्मॉल आर लिखोगे। ठीक है, रेडियन होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं होता है, किसका? एंगल का, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। ऐसी आपकी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं स्मॉल ओमेगा के साथ। ये क्या आपका? ओमेगा। स्मॉल ओमेगा के साथ लिखा जाता है, इसको डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो वेलोसिटी क्या होती है?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ लिखते हैं, अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो क्या बोला मैंने, देखो, एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके साथ लिख रहा हूँ, डी थीटा के साथ। टाइम किसके साथ लिख रहा हूँ, डी टी के साथ। पता है ना, जैसे हम पढ़े थे v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, करवाया था मैंने। ये लीनियर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसी आपकी एक्सेलरेशन होती है। कौन सी एक्सेलरेशन, इसके वो देख लो यूनिट्स वगैरह। ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ, जैसे उसकी हमने की थी डिस्प्लेसमेंट की, थीटा है, ठीक है। जिस तरफ आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ एंगुलर वेलोसिटी की। इसका यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, रेडियन का तो डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं, लेकिन टाइम का तो होता है, सेकंड यूनिट था। तो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 L0 t-1। मैंने बोला था ना, डायमेंशनल फार्मूला जब पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने बोला था डायमेंशन सीख लो अच्छे से, इनका यूज होगा एंटायर साइंस के अंदर होगा, बायो को छोड़ के। फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में यूनिट डायमेंशनल फार्मूले पता होने चाहिए आपको। वो मैंने कंप्लीट पढ़ाया था। जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया, मैंने उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला हो, वहां पे आप वापिस रिवीजन कर सकते हो, जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं। डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन्होंने समझे उनको पता चल गया होगा ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि इन चीजों को बार बार तो ना समझाऊंगा मैं, ये चीजें मैंने बता दी है किस तरह से करनी होती है। नेक्स्ट है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम वैसे ही, ऐसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है, सिंपल एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ी थी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है टाइम के साथ। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की जगह क्या बोल दिया, एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया, टाइम्स के साथ चेंज हो रही है। इजी है, बस कंपैरिजन करके पढ़ोगे, है ना। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम ऑफ टाइम, इसको काटो, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज डिनोटेड बाय, किसके साथ डिनोट करते हैं इसको, अल्फा के साथ। किसके साथ, अल्फा के साथ। अल्फा इस तरह से लिखते हैं। तो अल्फा किसके बराबर होगा, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जहां अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसको लिख लेना यहाँ पे। ये भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 L0 t-2। क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे ये तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं एंगुलर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें और आपको बता देते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे आपका लीनियर मोशन था, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी कि टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी। यहाँ पे आपकी बॉडी जो है ना, इस बात को हमेशा याद रखना, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है, उसकी हमेशा लीनियर वेलोसिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, तो वो कौन सी मोशन होगा, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। नहीं समझ आई, अभी समझ आएगी, देखना वापिस बताता हूँ। When a point body is moving on a circular path with constant speed, जब वो constant speed के साथ मूव कर रही होगी, then motion of the body is called uniform circular motion। पहली बात, कोई भी बॉडी क्या कर रही है, एक सेकेंड, जैसे ये सेंटर है, ये सर्कुलर पाथ है, इस पाथ के ऊपर कोई भी पॉइंट बॉडी, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कैसा, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इसके ऊपर ऐसे करके, स्पीड के साथ बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ जब वो मूव कर रहा है, तो वो कौन सा मोशन होगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी,
क्या यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? आंसर होगा नो। आंसर क्या होगा? नो। कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? स्पीड। ध्यान से सुने मैंने क्या बोला। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या करती है? कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है, मोशन करती है, वो वाला जो मोशन होता है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर बात होगी आपको। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्कुलर मोशन के ऊपर कोई भी बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी या क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? आंसर होगा नो। क्वेश्चन उठता है सर क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगी अगर स्पीड कांस्टेंट है? तो आपको पता है वेलोसिटी डायरेक्शन भी बताती है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म तभी होगी अगर स्पीड तो कांस्टेंट है प्लस डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस केस में डायरेक्शन आपकी बार बार चेंज होती है। वो कैसे? देखिए, खुद ही देखो। मान लीजिए यहाँ पे ये जो है ना बॉडी घूम रही थी यहाँ पे, ये कोई, इसको आपने एक थ्रेड के साथ ऐसे करके बांधा हुआ है स्टोन को, और स्टोन ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है ऐसे करके। अगर ये बाई चांस ये थ्रेड टूट जाता है और बॉडी यहाँ पहुंची हुई है, बाई चांस अगर ये थ्रेड टूट जाता है और ये ऐसे करके घूम रहा था और यहाँ आके थ्रेड टूट गया, तो स्टोन किस तरफ भाग जाएगा? देखना खुद ही, स्टोन इस तरफ भाग जाएगा। अगर स्टोन यहाँ पे पहुंचा होता, थ्रेड टूट जाता, तो स्टोन इस तरफ भाग जाता। अगर स्टोन जहां पहुंचा होता, स्टोन धागा टूट जाता, थ्रेड टूट जाता, स्टोन इस तरफ भाग जाता। अगर धागा टूट जाता और स्टोन किस तरफ भागता? ऐसे करके टेंजेंट, मतलब कि टेंजेंट ड्रॉ करके हमें क्या मिल रही है? डायरेक्शन पता चल रही है। किसकी? वेलोसिटी की। तो हर पॉइंट के ऊपर आप देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ होगी, ऐसे करके हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन अलग अलग है। अगर डायरेक्शन ही अलग है भाई साहब, तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म नहीं होती है। लेकिन स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। अब ध्यान देना, जिनको नहीं समझ आई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना। वो क्या? when a point body when a point body is moving on a circular path with constant speed, then the motion of the body is called uniform circular motion। कहानी खत्म। इतना सा है ये बात यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी हैं, उनको भी देख लो। वेलोसिटी ऑन ए सर्कुलर पाथ एट ए गिवन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट। जब भी कोई वेलोसिटी को आपको फाइंड करना होगा सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो क्या ड्रॉ करना पड़ता है? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। अभी मैं बता रहा था, बार बार टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ रहा था। जहां पे मुझे अगर वेलोसिटी ढूंढ रही है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जहां पे वेलोसिटी देखनी है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे देखनी है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। सर्कुलर पाथ के ऊपर जब भी आपको डायरेक्शन देखनी है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और वेलोसिटी देखने के लिए आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। इसलिए जब भी सर्कुलर पाथ के ऊपर आपको वेलोसिटी चाहिए तो यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट ऑन इट। दूसरी बात, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट इज आल्सो ए केस ऑफ यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। ये कैसा केस होता है? यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, स्पीड चेंज नहीं हो रही। ध्यान रहे, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही थी। अगर कोई भी जगह कहीं भी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, मतलब कि वहां पे एसिलेशन हो रही है। अगर एसिलेशन हो रही है तो ये कौन सी एसिलेशन? स्पीड तो सेम थी, बस डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसलिए कौन सी एसिलेशन होगी आपकी? यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन होगा। कब? कभी भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही हो तो वो हमेशा क्या होती है? एसिलेटेड होती है। वो उसके साथ पाथ क्या होती है? एसिलेशन जरूर होगी, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड, और दो टर्म्स रह गए, इसको करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आप आगे जाके भी वापस पढ़ोगे, जब हम वेव्स एंड साउंड्स एंड वेव्स पढ़ेंगे, वहां पे आप डिटेल में समझोगे। फिर भी यहाँ पे समझो अच्छे से। टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे आपकी क्लास होती है, हर 40 मिनट के बाद दूसरी क्लास, हर 40 मिनट के बाद दूसरी क्लास, मतलब कि हर टाइम के बाद कोई चीज क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो ये 40 मिनट क्या है? पीरियड्स हैं। कोई चीज, कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो, वो क्या होता है? आपका टाइम पीरियड होता है। लेकिन सर्कुलर मोशंस पढ़ रहे हैं हम, कोई बॉडी यहां से चलना शुरू की और मान लीजिए 3 घंटे के बाद यहाँ पहुंच गई, वापिस 3 घंटे के बाद यहाँ पहुंच गई, वापिस 3 घंटे के बाद यहाँ पहुंच गई, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 3 घंटे।
मतलब क्या, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है कोई बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। उसको किसके साथ लिखते हैं, कैपिटल टी के साथ लिखते हैं। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, ये इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, कल पीडीएफ कंप्लीट प्रोवाइड कर दी थी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये आपका सर्कुलर पाथ है, कोई बॉडी मूव कर रही है इसके ऊपर। अब 1 सेकंड के अंदर अंदर कोई बॉडी कितने चक्कर काट देगी इस सर्कुलर पाथ के ऊपर, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी 1 सेकंड में, वो क्या कहलाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ये सेंटर है और ये सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई बॉडी कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है कोई बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम न्यू के साथ। ध्यान दें, किसके साथ, न्यू। क्या पढ़ रहा हूं इसको मैं, NUE, न्यू। न्यू के साथ इसको डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ना न्यू का, फ्रीक्वेंसी, इट इज 1/T, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड भी बोल सकते हो। अब देखो यूनिट जो होगा फ्रीक्वेंसी का, नीचे टाइम है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यूनिट क्या होता है इसका, सेकंड इनवर्स होता है। और SI यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज, HZ के साथ लिखते हैं इसको। इसी के साथ ये आपका सब यूनिट कंप्लीट होता है। अप टू हियर अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।